नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। 68 बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए हम पेड कोर्सेज लगातार देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आगे से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये नीचे दिए हुए क्षेत्रों में से कहाँ की विशेषता है? ठीक है, तो जैसे आप इधर अपने यूपी बिहार के रीजन में जैसे देखते हैं कि जैसे निर्गुण टाइप के सॉन्ग्स या और तरीके के जो भक्ति टाइप के फोक सॉन्ग्स होते हैं वो गाए जाते हैं, तो ऐसे ही सूफिया कलाम जो है ये जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जो कश्मीर वैली का रीजन है, यहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ से बी ऑप्शन जो है इसको चुनते हैं। नेक्स्ट है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। ठीक है, तो लॉर्ड करजन के बारे में आप जानते होंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे ही वाज द वाइसरॉय। ठीक, तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, ठीक है, एंड आफ्टर, तो ये पूरी एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कौन है ये बताना है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बुक्स अक्सर पूछी जाती हैं, तो इसके लेखक हैं दुर्गा दास। नेक्स्ट है द प्राउडेस्ट डे। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इस पूरी पुस्तक का नाम था द प्राउडेस्ट डे, इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस। ठीक, तो भारत की आज़ादी के संदर्भ में ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके राइटर्स हैं फॉरेनर्स, एंथोनी रीड और डेविड फिशर। ठीक, देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे एक गीत जो है आया, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, तो इसके लेखक जो है भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो लेखक इसके कौन है? इकबाल। ठीक, तो पहले दिन का नाम ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है ये लिखा गया और ये संबंधित है पंजाब राज्य से। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। तो जो है ये हिस्टोरियन है बिपिन चंद्र, है ना। इनकी जैसे आप अपने प्रिपरेशन में भी हिस्ट्री की जो बुक आती है वो पढ़ते होंगे। ठीक, तो इसके लेखक ये देखिए, एक ये भी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड के इवेंट्स में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, अरविंदो घोष। ठीक, तो इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम बताना है। तो ये इनकी पुस्तक थी द लाइफ डिवाइन। एक ग्रह के दिन का मान और इसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिए हुए जो हमारे प्लैनेट्स हैं किसके विषय में ये बात करता है। ठीक, तो जैसे आपको पता है कि हमारा जैसे पृथ्वी पे एक निश्चित समय होता है दिन का, है ना, दिन के समय का, रात के समय का, और हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी है जरा ये कमेंट करके हमको बताइए आप। ठीक, तो उसी प्रकार से मंगल ग्रह जो है ना, ये भी यहाँ पे लगभग डे और नाइट का टाइमिंग और इसका जो इसके एक्सिस पे झुकाव है वो लगभग 25 डिग्री है। ठीक है, तो ये फीचर इसके हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये बेसिकली एक उस स्थल को कहते हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम मून पे यानी कि चांद पे, चंद्रमा पे लैंडिंग हुई थी। ठीक है, ह्यूमन लैंडिंग। तो जो है चांद पे उतरने वाले पहले व्यक्ति का नाम आप बताइए। ठीक, जिस स्पॉट पे ये लोग उतरे थे यहाँ पे, उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का नाम दिया जाता है। हमारे उपग्रह में मृदु जल यानी कि जो फ्रेश वाटर है, जो हम पीने योग्य हमें है, ठीक है, तो उसकी सर्वाधिक मात्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जैसे पृथ्वी पे पानी तो बहुत सारा है, लगभग कह लीजिए 3/4 हिस्सा जो है हमारा वो पानी है। ठीक, तो अब उसमें से भी जो सिर्फ पीने योग्य पानी है वो लगभग 2.7% के आसपास है। तो जिसका ज़्यादातर प्रतिशत जो है वो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन ग्लेशियर्स कॉन्टिनेंट्स के, है ना, इनमें स्थित है। ठीक, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में आईपीएल 2023 से 27 के टाइम पीरियड के लिए जो मीडिया राइट्स हैं कितने करोड़ रुपए में बिके हैं? ठीक है, तो बीसीसीआई के द्वारा जो ये मीडिया, मतलब ऐसे समझिए कि जो मैचेस होते हैं तो उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो चैनल्स मीडिया राइट्स खरीदते हैं, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा था। तो 2023 से 27 के ऑक्शन अभी जून 2022 में हुए, जिसमें ये आपका टीवी जो राइट्स हैं, है ना, स्टार स्पोर्ट्स जो चैनल है उसने खरीदे थे 23,575 करोड़ में, और जो डिजिटल राइट्स हैं वो वाईकॉम 18 करके जो एक समूह है, ठीक है, तो उन्होंने इसको खरीदे थे 23,758 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो अमाउंट होता है
48,390 करोड़। ठीक, तो फिगर ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन डी। वर्ष का सबसे बड़ा दिन इसमें से कौन सा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ष देखेंगे तो सबसे बड़े दिन की अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं तो उसमें जो सनलाइट है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए होती है, और सन की जो पोजीशन होती है अर्थ से, है ना, वो सबसे कह लीजिए उच्चतम स्तर पे होती है 21 जून को। ठीक, तो यही हो जाएगा उत्तर इसमें। इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है? ठीक है, तो यूरोप के कुछ देश हैं जिनको कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कलेक्टिवली जाना जाता है इस रूप में, तो जिसमें शामिल है आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इधर जो ग्रीनलैंड आइलैंड है। ठीक है, इसमें फिनलैंड जो है ये नहीं है, तो मोर देन वन ऑफ एबव जो है इसको चूज करेंगे यहाँ से। देखिए इसमें किसका सुमेलन है ये बताना है, तो इधर देखिए ये कंट्रीज लिखी हैं और इसके कैपिटल लिखे हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। फिनलैंड की कैपिटल है आपका जो है हेलसिंकी, है ना, और ओस्लो जो है ये कैपिटल है इसकी नॉर्वे की। ठीक, तो हमारा इसमें से जो है बाकी के 3 ऑप्शन जो है ऊपर के वो ठीक हैं, तो इसको चुन लीजिए, मोर देन वन ऑफ द अबव। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक नए जो है बॉश स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन किया है। बॉश बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है इंडिया में जो स्टैब्लिश्ड है, बेसिकली ये जर्मन कंपनी है। ठीक, तो बॉश इंडिया ने भारत में अपनी उपस्थिति के कुल कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 2022 में जो ये स्मार्ट कैंपस इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक, तो ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन तरीकों की चीज़ों को यूज़ करके सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और ये बेंगलुरु में किया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो कुल हमारे जो बॉश के इंडिया में उपस्थिति के वर्ष हो गए हैं वो हो गए हैं 100। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक कंट्री यानी देश नहीं है? सॉरी है, हाँ माफ कीजिएगा। तो देखिए अगर हम लैंड लॉक्स की बात करें तो इसमें उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, अजरबैजान जो है ये नहीं होगा। ठीक है, कैस्पियन सी से इसकी जो है वो लगती है बाउंड्री। ठीक, तो इसमें देख लीजिए, है ना, अजरबैजान को छोड़ के सभी लैंड लॉक हैं ऊपर के 3। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ठीक है, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप, तो ये है आपका एबरडीन, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्कॉटलैंड का एक ये जो स्थल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन है। देखेंगे तो जो मिड 20th सेंचुरी में नॉर्थ सी के रीजन में ऑयल एक्सप्लोरेशंस के जो किए गए ऑयल एक्सप्लोरेशन और उसमें जो ऑयल डिपॉजिट्स मिले, तो उसी के बाद जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे काफ़ी जो डेवलप हुई, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप, क्योंकि यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन वगैरह है। अगला है भारत पाक बागलिहार परियोजना जो है निम्न नदियों में से किस एक पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे बागलिहार डैम देखेंगे तो ये चिनाब नदी से संबंधित है। ठीक, डी ऑप्शन। दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउदर्न अमेरिका, तो उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये अमेजन है। ठीक, देखेंगे ये एंडीज से निकलते हुए ये ब्राजील वगैरह होते हुए जाके अटलांटिक सी में समाप्त हो रही है। ठीक, अटलांटिक ओशन में, तो बी ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को इसमें से क्या कहा जाता है? ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए कहीं वाटर लॉगिंग है, ठीक, तो धीरे धीरे वाटर जो है इनफिल्ट्रेट होके ना नीचे चला जाएगा, फिर वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा वो जो प्रोसेस होता है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को यही तो बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, है ना, रिसना। मई 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन है? ठीक है, चीफ कोऑर्डिनेटर जो है, तो G20 समिट आपको पता है नेक्स्ट ईयर इंडिया में होने वाला है। अभी रिसेंटली इसकी वेबसाइट, इसका लोगो और ये जो चीज़ें हैं भारत सरकार ने इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं ये फॉरेन सेक्रेटरी थे पूर्व में हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो ये मणिपुर की आर्टिस्ट हैं, है ना। मणिपुरी जो ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो आप लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया पढ़ते हैं तो मणिपुरी उसी में से एक है, तो उसकी परफॉर्मिंग जो है आर्टिस्ट हैं ये लोग, तो इसमें से डी ऑप्शन को चुनेंगे। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो है उसकी कैपिटल क्या है? ठीक, तो पाकिस्तान की कैपिटल आपको पता है काबुल है।
विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक। तो भारत में वैक्सीनेशन के लिए जो तरीके से ये ड्राइव चलाई गई, ठीक, तो इसका वर्ष पूछ रहे हैं आपसे। तो इसको शुरू किया गया था 1978 में, ऑप्शन ए, ठीक है। जैसे अभी लेटेस्ट में आप पढ़ते हैं ना कि मिशन इंद्रधनुष जो है ना, वैक्सीनेशन बच्चों में, और ये जो काफ़ी चला है अभी, तो धीरे धीरे देखते हैं कि इसके नए नए जो वर्जन है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में जैसे 4.0 जो है ना, इसको चलाया गया। तो ये सब वैक्सीनेशन से संबंधित इवेंट्स हैं, इसको सारों को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया, ठीक। तो अभी लास्ट टाइम जब कुछ बैंकों का है ना, छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय किया गया, तो उसी क्रम में यहाँ पे जो देना और विजया बैंक है, ठीक, इनको मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ऑप्शन ये मोर देन वन ऑफ द अबव चुनेंगे। नेक्स्ट है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कितने ग्राम मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो जो है अलग अलग तत्वों की कुछ क्वांटिटीज होती हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे कि हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग है कोई, ठीक है, तो उसके बॉडी में लगभग 25 ग्राम जो है मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाएगी। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसको सर्च करके जरूर पढ़िएगा। तिब्बतन बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल जो है कहाँ स्थित है, ठीक। तो ज़्यादातर आप जानते होंगे कि जैसे जो मोनेस्ट्रीज हैं आप हिमालयन रीजन में उनको देखते हैं, परंतु ये है कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है ना, नाम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री करके, तो उसको ही गोल्डन टेम्पल के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, इसको चूज करेंगे। इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। ओजोन होल के बारे में आपने सुना होगा। तो बेसिकली ओजोन, देखिए जैसे ओजोन लेयर के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की जैसे हमारी जो लेयर्स होती हैं, तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक, समताप मंडल। तो यहाँ ओजोन छिद्र जो है उसकी स्थिति पाई गई है। क्यों पाई गई है कि ओजोन होल एक ऐसे स्ट्रेटोस्फियर में एक ऐसे रीजन को संदर्भित करता है जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गई है, ठीक। और जो है ये नीचे से जो हार्मफुल आपके CFCs वगैरह जो जा रहे हैं उनके कंसंट्रेशन की वजह से हो रहा है। और आपको ये पता होगा कि ओजोन लेयर जो है आपको प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल UV रेडिएशन होते हैं, ठीक है, उनसे, ठीक। तो इसी से संदर्भित है ये। तो एक ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो किस एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है, ठीक। तो आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट इज 21 अक्टूबर 1943 को डेट इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने इनमें से किस कंट्री से स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको पता होंगे, ठीक है। तो ये देश था सिंगापुर, ठीक। एक क्वेश्चन है कि लगभग जो 36 द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, जिनमें से केवल 11 बसे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, ठीक। और बाकी का पूरा जो ये द्वीप है, पूरा द्वीप समूह जो है प्रवाल निक्षेप, यानी कि जो हमारे कोरल्स होते हैं, ठीक है, मरीन जो स्पीशीज हैं ये एक तरीके की, तो इनसे बना हुआ है। तो ये द्वीप जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा आइलैंड है लक्षद्वीप, है ना। इसके ये जो है फीचर्स हैं, ठीक है। तो लगभग 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, बट इसमें से 11 ही जो है जिसमें पॉपुलेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। नेक्स्ट है कि जोहिला इसमें से किसकी सहायक नदी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पूछा जाता है आपसे। तो ये हमारा जो सोन रिवर है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। हिमालयन रेंज जो सबसे यहाँ पे न्यूएस्ट है शिवालिक, ठीक है। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था। तो यहाँ पे ये जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स के बारे में आप देखते हैं, 11th क्लास की NCERT जो ज्योग्राफी की है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पूरा चैप्टर अच्छे से इन सब टाइम पीरियड्स के बारे में डिफाइन किया है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सेनोज़ोइक पीरियड में जो है इनका निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो जो विश्व में सबसे बड़े देश हैं उन्हीं की एक तरीके से सूची है जो क्षेत्रफल मतलब ज़्यादा कवर करते हैं, ठीक। तो देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, नीचे से ऊपर, मतलब छोटे से बड़े में देखते हैं। तो सबसे छोटा इनमें से है जैसे विश्व के एरिया का कुल लगभग 1.8% के आसपास है अर्जेंटीना का, तो यहाँ पे ये पहले आ जाएगा, ठीक। बाकी के सब कट जाएंगे ऐसे ही। तो अर्जेंटीना है, उसके बाद इंडिया है, ठीक, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ब्राज़ील है, ठीक है। तो ब्राज़ील के बाद आपका कनाडा आता है, फिर US है, फिर चाइना, फिर रशिया, ठीक। तो अब यहाँ रशिया से ऐसे देखेंगे तो ये बड़े से छोटे का क्रम ऐसे बन जाएगा, ठीक।
देखिए निम्नलिखित देशों में से किस समूह की सीमा म्यांमार से लगती है, ठीक। तो अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आप देखते हैं तो यहाँ पे म्यांमार की बाउंड्री शुरू हो जाती है ना। तो इंडिया में लगने वाले जो स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश है ना, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। तो ऐसे ही देशों, अब यहाँ से नीचे से हम देखना शुरू करें देशों के बारे में, तो इसमें देश आ जाएंगे पहले बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड, है ना। इसमें ये तीनों लगते हैं। इससे मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप में। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक। तो देखिए जैसे ये इंडिया का मैप है तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में आप इसमें देखेंगे तो नर्मदा है, पेरियार, माही, ठीक है। सुवर्ण रेखा बेसिकली आप यहाँ पे मैप में इसको देख लीजिएगा तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, है ना, इन सब राज्यों में बहती है ये। तो ये नहीं होगा, इसको चुनेंगे। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है, ठीक है। तो जैसे भी जो भी हमारी सॉइल्स होती हैं तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे धान की फसल आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि धान के खेतों में पानी जो है हर समय लगा हुआ होना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें देखेंगे तो सबसे ये न्यूनतम क्षमता वाली मिट्टी इसमें जो ये है जलोढ़ रेत मिट्टी, ये है ना, एलुवियल सैंड सॉइल, इसको चुनेंगे। इन दिए हुए ऑप्शंस में से अच्छा आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो किसकी है। इसमें से देखिए किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर होता है, ठीक, मिलीमीटर से कम होता है ना। तो अगर हम इससे कम देखेंगे तो ये होता है, जैसे हमारी जो मिट्टी है तो मिट्टी के जो कण है क्ले, है ना, इनका डायमीटर 0.002 mm से कम है, ठीक। अब 0.002 mm से लेकर के 0.06 mm तक हम देखेंगे तो ये हमारा सिल्ट यानी कि गाद का ये जो है डायमीटर होता है उसके कणों का, ठीक। अब 0.6 से लेकर के, है ना, इससे लेकर के हम 2 mm तक देखेंगे, ठीक। तो ये होता है हमारा डायमीटर जो ये फाइन सैंड यानी महीन रेत के कण होते हैं उसका, ठीक। और बाकी 2 mm से ऊपर देखेंगे तो फिर ये कंकड़ की श्रेणी में आ जाता है ना। तो ऐसा ही क्रम है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। निम्नलिखित में से क्या मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या से निपट सकता है, ठीक। देखिए बात यह है कि मान लीजिए आपका कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, आप उसमें खेती करते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम हो गई है कि वो मिट्टी जो है क्षारीय हो गई है, ठीक है। तो अब उसको चूंकि बैलेंस होना चाहिए ना, एसिड और बेस का एक मतलब बैलेंस होगा तो वो मिट्टी कल्टीवेबल होगी, उसमें आप कुछ उगा सकते हैं। दोनों मात्रा ज़्यादा होगी, चाहे एसिडिक ज़्यादा होगी या बेसिक ज़्यादा होगी, तो उसमें कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। तो बेसिक है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उसमें जिप्सम का यूज़ करते हैं खेतों में, ठीक, जिप्सम का छिड़काव करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी खेती जो है एसिडिक है तो एसिडिक के केस में हम लाइम ऐड करते हैं, ठीक, लाइम ऐड करेंगे वो बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, इसमें लाइम है, इसमें जिप्सम। क्वेश्चन ही देखिए यहाँ पे आ गया, अम्लीय मिट्टी की जो खेती योग्य बनाया जा सकता है तो उसमें हम लाइम का यूज करते हैं। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, ठीक। तो टी प्लांटेशन जहां जहां पे भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बेसिकली एसिडिक काइंड ऑफ सॉइल अगर होगी तो उसमें इनका कल्टीवेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से होता है। देखिए क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संरक्षित आर्द्र भूमि के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, ठीक। तो रामसर कन्वेंशन को आप जो है जानते होंगे कि जो वेटलैंड्स होते हैं उसके कंजर्वेशन के लिए इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में, ठीक है, ईरान के शहर रामसर जो है वहाँ से। तो ये इंटरनेशनली जो है फोर्स में है 1975 में, और इसी को जो है इंडिया में कह लीजिए फोर्स में लाया गया 1982 में, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे ये पूछा जा रहा था, तो हम इसमें से बी ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक। जैसे अब एक तो फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया में जैसे सबसे पहले चिल्का लेक जो है उड़ीसा में और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है, ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स थे इंडिया में, ठीक। और आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या कितनी है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 1, ठीक है, किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो वहां पे स्वच्छ भारत मिशन को अनाउंस किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से, ठीक, गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो फर्स्ट फेज यहीं से स्टार्ट हुआ। तो इसका टारगेट था 2019 तक जो है भारत को, है ना,
मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित करना, और इस सब ऑब्जेक्टिव के साथ 2019 के अक्टूबर में ये पूरा हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2020 में, है ना, इसका सेकंड फेज भी स्टार्ट हो गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये करंट इवेंट है। पहला हम यहाँ से चूज करेंगे 2014। फेरम देखिए इज द लैटिन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें से किसका लैटिन, जो मतलब जानते हैं आप ज़्यादातर, जैसे लैटिन वर्ड से, ग्रीक, अरेबिक, इन सब वर्ड से जो आजकल आप सामान्यतः कई सारे टर्म्स को जानते हैं, इनका ओरिजिन वहीं से है। तो उसी क्रम में लैटिन नेम फेरम जो है वो आयरन यानी कि लोहा जो है, इसका लैटिन नाम है फेरम। ठीक, जैसे आप केमिस्ट्री का वो पढ़ते हैं ना, जो है पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे Fe है ना, 26 इसका नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर। तो फेरस वहाँ पे इसको कहते हैं। तो फेरम जो है यहीं से बनकर के आया है ये। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉल्यूटेंट, यहाँ पे इसकी हिंदी नहीं लिखी है, तो मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रदूषक नहीं है। ठीक, तो अगर नहीं है की बात करें तो इसमें ग्लेशियर्स पॉल्यूटेंट थोड़े ना है यहाँ पे, तो बल्कि जो पृथ्वी का अधिकांश स्वच्छ पानी या पेय मतलब जैसे पीने योग्य पानी है वो इनमें ही तो स्थित है। बाकी क्रोमियम, आर्सेनिक, है ना, गाद, इन सब की जो हमारे वाटर सिस्टम है, एक्वाटिक सिस्टम, जिसमें अगर इनकी अधिकता होती है तो ये पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। ठीक, तो हिमनद वाला विकल्प चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपर लेस बजट है। ठीक, तो भारत में देखेंगे तो बजट की शुरुआत होती है जब 1958 से। ठीक है, तो पेपर फॉर्मेट में यानी कागज में मुद्रित डिटेल्स के साथ बजट को पेश किया जाता है। ठीक, प्रतिवर्ष। तो परंतु कोरोना काल जब आया 2020 में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर हमने यूनियन बजट केंद्र सरकार ने पेश किया, तो 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसको मानते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ इंडिया। अब तो खैर इसके बाद से देखेंगे तो जैसे अब राज्य सरकारों ने भी जो अपना बजट पेश करते हैं, तो उन्होंने भी डिजिटल फॉर्मेट यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन या टैबलेट्स, है ना, इन सब माध्यम में बजट को पेश करना शुरू किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की होती है ये बताना है। तो पहले भी हमने आरआरबीज के बारे में देखा था कि नरसिम्हन कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1975 की, उसके बेसिस पे इनको आरआरबी एक्ट 1976 के माध्यम से एस्टैब्लिश किया गया। एंड फर्स्ट बैंक विच वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आरआरबी एक्ट वाज प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो शेयर होल्डिंग्स होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है 50%, और बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट है उस जिस पर्टिकुलर स्टेट में दैट बैंक इज सिचुएटेड, तो ये होती है 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक है उस आरआरबी का वो होता है 35%। तो इसमें तो है नहीं, तो नन ऑफ द एबव को चूज करेंगे, है ना। 50% यहाँ दिया नहीं था ना। निम्नलिखित में से कौन विक्रमो वर्षीयम, ठीक है, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे कालिदास की जो काफी फेमस कृतियां हैं उसमें से एक ये भी है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। सिक्किम के इसमें से किस त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हमारा जो सिक्किम है, यहाँ पे साकेवा फेस्टिवल जो मनाते हैं उसको भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा है आज। सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे प्लीज़ उसको आंसर कीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।